नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछिए। साथ ही साथ अगर आपको हमें सवाल व्हाट्सएप करना है तो फोन लाइन भी अवेलेबल है। आप अपने सवाल हमें रिकॉर्ड करके उसकी क्लिप भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। चलिए अब आज का टॉपिक भी शुरू करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टैक्स से जुड़े रेजोल्यूशन की। देखिए हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और आपने काफी सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाए होंगे, जो कि कभी कभार और ज्यादातर फुलफिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे में टैक्स से जुड़े भी रेजोल्यूशन आपको बनाने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डेडलाइन मिस हो गई तो फिर टैक्स विभाग उसमें कोई दया नहीं दिखाएगा और फिर उसका मुआवजा, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। तो टैक्स विभाग दया नहीं दिखाता डेडलाइंस के फ्रंट पर, तो वो डेडलाइंस आप याद रखिए। कुछ प्रोमिस करिए अपने से टैक्स को लेकर कि ये डेडलाइन है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी ही है और इसमें आपको आपसे चूक नहीं होगी। इस तरह का एक प्रॉमिस अपने आप से लीजिए टैक्स को लेकर। तो ऐसे ही कुछ रेजोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम आपको इस शो के ज़रिए बताएंगे, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है आज। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं सुधीर कौशिक, जो कि सीए हैं और टैक्स पैनल के को फाउंडर और सीईओ भी हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट पर हम डिस्कशन करने जाएंगे और यहाँ पर भी ये रेजोल्यूशन का ही हमारा हिस्सा हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि जिनका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उनको 31 मार्च 2023 तक लिंक करवाना ही होगा, वरना 1 अप्रैल से वो जो भी अनलिंक्ड पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, वैलिड नहीं रहेंगे। इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ और उसकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2023 है। ये जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी तरफ से, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अभी तक हम देख रहे हैं कि आधी जनता को तो पता ही नहीं है कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना है, ये क्यों जरूरी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार पूजा जी, आपकी टीम और सभी दर्शकों को नववर्ष की थोड़ी देर से सही पर शुभकामनाएं। जी। और ये शुभकामनाएं एक्चुअली शुभकामनाएं बनी रहें। तो जो आप रेजोल्यूशंस बनाते हैं उसको प्लीज फॉलो करिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस मैंने कोई कसम खाई है जो नहीं निभानी है, इसको निभाना है क्योंकि ये आपके फायदे के लिए। जैसे कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रिसेंट जो ट्वीट किया है जिसके बारे में आप बात करें, वो पैन और आधार लिंकिंग की वार्निंग आज नहीं दी है, ये पहले 1 साल पहले भी दी थी और ये डेट एक्सटेंड हुई थी 31 मार्च 2022 को। क्या किया था इन्होंने, विद लेट फी कर दिया था कि भाई अब आप फ्री में नहीं करोगे। पहले 31 मार्च 2022 तक ये फ्री था लिंकिंग। अब जो लोग थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं या इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, सरकार उनसे पैसा वसूलना शुरू कर चुकी है। एक तो यही नुकसान है। तो अभी अभी 500 रुपए से वो फीस आज की डेट में 1000 रुपए में भी आप कर सकते हो लिंक। पहले तो ये 1000 से हो सकता है कि ये फीस बढ़ करके 2000, 5000, 10,000 कुछ भी कर सकती है सरकार, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू करनी है और वो डिफॉल्टर से क्यों ना करे, सही है। तो ऐसे में एक तो पहला तो हमारा यही है कि ये हो सकता है फीस ही बढ़ जाएगी। दूसरा 1 अप्रैल 2000 से जब उन्होंने कह दिया ये इनऑपरेटिव हो गए, तो इनऑपरेटिव होने से आपका जो टीडीएस है वो ये माना जाएगा कि आपने पैन दिया ही नहीं है, वो पैन वैलिड ही नहीं है। आप अगर कोई जॉब करते हैं, अगर आपने कोई व्यापार करते हैं, तो जहां भी आपका टीडीएस कट रहा है वहां सीधा 20% पे चले जाते हैं आप। तो उतना टीडीएस कट जाएगा कि आपका कैश क्रंच आ जाएगा, क्योंकि कई बार इतनी बचत नहीं होती, इतनी आमदनी नहीं होती है। तो एक तो वो सीधे सीधे दो घाटे तो ये हो गए, हमारा अपना नुकसान है। तीसरा ये है कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन से आपको रोक दिया जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, अब मुझे वैलिड पैन चाहिए, वहां वैलिड पैन है ही नहीं, आपका तो इनऑपरेटिव है। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक ट्रांजेक्शंस हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, जहां पैन की जरूरत है, वो वैलिडिटी चेक होगी। ठीक है। और ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार के पास डबल पैन या मल्टीपल पैन की
कई जगह चोरी पाई जा रही है। एक ही सुधीर कौशिक और सुधीर कुमार कौशिक और सुधीर के ऐसे करके मैंने 3 पैन बना लिए और मैं 3 जगह इनकम टैक्स की या जीएसटी की चोरी कर रहा हूँ। तो इस तरह सरकार को चूना लग रहा था, जिसके लिए कि सरकार ने कहा भाई आप आधार से लिंक कर दो, ताकि कहीं ना कहीं एक और पहचान के साथ आप जुड़ गए। और इसमें एक और चीज है कि आपका मोबाइल नंबर भी, लोग मोबाइल भी मल्टीपल रख लेते हैं, उसमें मोबाइल भी वैलिड होना चाहिए। तो तीनों चीजों की कनेक्टिविटी है और ये बहुत आसान है। ये स्टेप्स आपको हमारे जो स्क्रीन पर जब दिखा रहे हैं, इनको फॉलो करके बिना देरी के इस रेजोल्यूशन को आगे नहीं डालना है, क्योंकि आगे ज्यादा घाटा है। बिल्कुल। तो सुधीर जी, एक और सवाल लोगों के दिमाग में ज़रूर आएगा कि अर्निंग, क्योंकि हम जो अर्निंग है, सैलरीड है, प्रोफेशनल है, जिनकी की मंथली इनकम है, उन्हें तो लिंक करवाना यहाँ पर आवश्यक है। लेकिन जिनके पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज है, जिनके की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या उनको भी आधार से लिंक कराना ज़रूरी है? देखो, पहले तो पैन किसके लिए जरूरी है? पैन जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है उसके लिए पैन जरूरी नहीं है। कि मेरी इनकम ही 2.5 लाख से कम है, तो अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो 5 लाख से कम है। तो अगर मेरी पैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत खत्म हो गई। तो अगर उनकी इनकम है तो फिर मुझे उनका पैन आधार से लिंक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, इसका आप ध्यान रखिए। और 31 मार्च है इसकी डेडलाइन, ये बिल्कुल मत भूलिए। और इसको अपने जो रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन की जो सूची अभी हम आपको बताएंगे, उसमें ये ज़रूर शामिल कर लीजिए। ये काम आपको ज़रूर करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एक अगला सवाल होगा सेक्शन 80C को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करते हैं, अमूमन हमने देखा है कि वो 80C का जो सेक्शन 80 का जो डिडक्शन लिमिट है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते और एंड में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिर टैक्स भी भरना पड़ जाता है। मतलब वो सेक्शन 80 भी पूरी तरीके से उनका उपयोग में नहीं आ पा रहा है। तो इसमें आप क्या सलाह देंगे जिससे कि वो ये जो डिडक्शन के फायदे हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके? देखिए, मैं कई बार दोहराता हूँ इस लाइन को लोगों को, ताकि हो सकता है कभी ना कभी उनको मेरी बात समझ भी आ जाए। कर भला घर भला। कर भला का मतलब है टैक्स सही होगा आपका तो आपका घर परिवार ज्यादा खुशहाल होगा। तो कर भला घर भला का मतलब ये है, अगर आपको सरकार ने कुछ टैक्स की रियायतें, कुछ छूट दी हैं, जिसे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कहते हैं, या वो 80C सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन 80 के अंदर 80C नहीं है, 80C-D, 80CC-D ऐसे कई हैं। तो उन डिडक्शंस को आपके हित में है, और वो सच में आपके हित में है, उनको पूरी तरह लोग यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो टैक्स पेयर्स का डाटा हम अक्सर देखते हैं। इसी तरह होम लोन की डिडक्शन जो सेक्शन 24 में आती है, इन डिडक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो 5 से 6 लाख या हो सकता है इससे भी ज्यादा, अगर आप सारी डिडक्शन को जोड़ें तो ज्यादा फायदा हो सकता है। अब वो डिडक्शंस लेने के लिए सबसे पहले तो लोगों को जानना चाहिए कि है क्या, कितनी है। तो जैसे अगर मैं 80 में बात करूं तो सेक्शन 80 का मतलब है डिडक्शंस। 80 में 80C सबसे ज्यादा है, 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। कई बार लोग वो भी पूरी नहीं लेते हैं। अच्छा, कर लूंगा मैंने तो डिक्लेरेशन में भी कर देते हैं, वो अपना जब एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देते हैं, बट वो इन्वेस्ट नहीं करते। थोड़ी सुस्ती, थोड़ा पैसा इधर उधर अपना कहीं खर्च कर देते हैं, और लास्ट में जाकर के वो जल्दबाजी में या तो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर कर ही नहीं पाते हैं। तो नुकसान टैक्स भी गया और आपकी बचत भी नहीं हुई। तो और जो टैक्स आपका गया उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको सरकार नहीं देती है, ये भी मैं कई बार दोहराता हूं। तो जब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है तो आपका डायरेक्ट लॉस हो गया, वो आपकी मर्जी है। तो ऐसे में इस डिडक्शन के बाद 80C की जो 1.5 लाख की है, उसके बाद 80D मेडिकल की है, वहां भी आप 75,000 तक ले सकते हो। 25 अपने परिवार के लिए, 50 अपने पेरेंट्स के लिए। और अगर आप खुद 60 साल के और आपके पेरेंट्स भी हैं तो वो शायद 1 लाख तक भी ले सकते हैं, तो ये 2.5 लाख हो गया। फिर आपके पास एनपीएस की 50,000 की होती है, वो भी आपको जरूर लेनी चाहिए। आज भी लोग अभी एनपीएस से कतराते हैं कि भाई 60 साल तक पैसा फंस जाएगा। हर तरह की जानकारी पहले लीजिए, फिर ना कीजिए। अब वो जब जानकारी नहीं है तब आप बिना देखे एजम्पशन में कर लेते हैं लोग। तो वो टाटा स्काई का ऐड है ना, उसको यूज करना चाहिए। पूछ डाला तो लाइव डाला, और सही जगह पूछें, ऐसा नहीं मैंने कहीं और पूछा। इसके बाद आती है होम लोन की डिडक्शन, वो आपके ना तो एम्प्लॉयर पे ना कहीं और है, और ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड हो जाती है, कंपलसरी सेविंग है। सरकार ने 2 लाख की छूट दी है, उतनी तो लो। वो भी हम देखते हैं कि 80% लोग नहीं करते हैं। अच्छा, घर ले लूंगा, भाई जितनी जरूरत है उतना ले लो, जितनी आपके पास अभी हैसियत है उतना ले लो। ड्रीम होम 1 करोड़ का लेना, 5 करोड़ का लेना, वो ले लेना, पर आज जो जा रहा है पैसा उसको तो रोको।
तो इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑप्शन आ गई है, जिसपे कि इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही है। अब आप कार ले रहे हो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ले सकते हो और टैक्स फ्रेंडली भी ले सकते हो, उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स में से माफ है। और अगर आप कोई पेरेंट्स हैं जहां पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, एक डिडक्शन 80E में आपके एजुकेशन लोन के लिए मिलती है, तो उसका इंटरेस्ट पे कर दें, फिर बाद में बच्चा पे कर देगा, वो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। नहीं तो पर्सनल लोन इधर उधर से पैसा आपको यूज करना पड़ेगा या पीएफ से निकालोगे। तो ये सारी डिडक्शन एक्चुअली तो आपके हित में ही है, आप नहीं कर रहे तो नुकसान आपका है, सरकार का तो फायदा है। उनकी तो आप देखो दिन दूनी चार रात चौगुनी टैक्स की जो है वो रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। सुधीर जी, काफ़ी सारे हमें से लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है। तो साल के दौरान जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG उन्हें हुआ है, उसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए? देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे किसान जो अपनी फसल को थोड़ा सा ऊपर जब आ जाती है, जहां उसको उपयोगिता बढ़ जाती है, तो काट लेता है, फिर दोबारा उसको बढ़ने देता है। तो इसी तरह से आपके शेयर्स में जो गेन है, अगर वो कुछ बढ़ गया है, उसको फसल को उसको हार्वेस्ट करना आपके फायदे में है, वो फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन आज जितना बढ़ गया उसके ऊपर आप टैक्स बचा सकते हैं, और ये लिमिट 1 लाख एक पैन के ऊपर है। अगर आप घर में 4 लोग हैं तो 4 लाख तक की लिमिट हो गई आपकी। तो ऐसे अप टू 1 लाख का जो गेन है, उसे 31 मार्च तक अगर आप कर लेते हैं, अपना इनकैश करना या उसको हार्वेस्ट करना, बुक करना भी कहते हैं हमारी भाषा में, तो फाइनेंशियल टर्म्स में, वो आप अपनी जो ब्रोकर है उससे कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मांगे, और उसमें जहां पर आपको लगता है कि शेयर, और उसको दोबारा भी खरीद लें, ऐसा नहीं है कि वो शेयर को नहीं खरीदना है, लेकिन अगर आपने 1 लाख तक का बुक कर लिया, उस पर आपको फ्यूचर में टैक्स नहीं देना है। तो आपका जो फायदा हुआ वो 1 लाख तक हर साल का फायदा है जो सरकार देती है, वो पर शेयर का या टोटल नहीं है। तो आपको हर साल 1 लाख तक का एक पेन पे बुक करना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं हम। ये रेजोल्यूशन बनाइए, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है आफ्टर दिस, ये जो हमारा एक सदी की कहते हैं कोविड जो बीमारी आई थी, जिसमें थोड़ा डिप्रेशन भी था, अभी मार्केट काफी अच्छी चल रही है। और जिसकी थोड़ी सी जहां शेयर्स में प्रॉफिट बन गया है, उसको बुक कर लें, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स पर आपको 1 लाख का प्रॉफिट आपके पास आ गया, और फिर वो वाला शेयर या म्यूचुअल फंड आप दोबारा खरीदें उसी कॉस्ट से। अब यहां से जो गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको अगले साल में देखेंगे। बिल्कुल। सुधीर जी, हम जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं या कभी कभार हमें जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसमें हमें डिविडेंड इनकम भी रिसीव होती है। अब उसका क्या नियम है, उस पर क्या नियम है टैक्स डिडक्शन के, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। उसके बारे में भी कुछ बताइए, और जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, जो भी आय हमें डिविडेंड के ज़रिए हो रही है, उनका क्या करना चाहिए? देखो टीडीएस जो कटता है वो एक कम दर, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ जो टीडीएस है, वो शायद 10% है ज्यादातर जगह, जिन चीजों का हम नाम ले रहे हैं, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का। जबकि लोगों का जो टैक्स स्लैब है वो 20% या 30% है। पहले तो इसको ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो टैक्स देना है वो आपकी इनकम के स्लैब के हिसाब से देना है, ना कि टीडीएस रेट के हिसाब से। टीडीएस तो सरकार ने एक मिनिमम रख लिया कि भाई 10% वाले से तो लेना ही है ना, तो 20 वाले से बाकी अपने आप जमा कराएगा। अब ऐसे में जो गैप है, मान लो आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10% टीडीएस कट गया है, अब आपको इनकम जो आपकी है वो 10 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, तो आपका 30% स्लैब हो गया। अब वो 30% स्लैब है, इसका मतलब 20% तो आपको जमा कराना है। अब अगर आप वो जाकर के रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कराते हो, मैं तो तब देखूंगा, सब कुछ लोगों में क्या होता है, यार रिटर्न फाइलिंग करेंगे तब देखेंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, पुरानी चीजें हैं, आप उस हैबिट के ऊपर चलते रहो, लेकिन है क्या कि आपको इस ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। जो आप आपके टैक्स जमा कराओगे तो इस पे आपको सरकार को 12%, 18% अलग अलग तरह से ब्याज देना पड़ता है, जबकि आपकी एफडी में या सेविंग अकाउंट में 4-6% मिल रहा है। तो इसको समय पर एडवांस टैक्स कंप्यूट करके जमा कराना चाहिए। और वो एडवांस टैक्स कंप्यूट करना शायद आपको आसान ना लगे शुरू शुरू में, पहले तो कोशिश खुद भी करनी चाहिए, तो किसी चीजें कई बार आसान होती हैं, समझनी चाहिए, नहीं तो एक्सपर्ट की हेल्प ले लो। पर अगर आप अवॉइड करोगे तो ये ऐसा नहीं है, पहले तो लोगों को लगता था सरकार को पता ही नहीं है, अब तो ये AIS करके एक डॉक्यूमेंट आ गया है, एनुअल इन्फॉर्मेशन, जहां आपको जो चीज याद दी सरकार दिखा देती है, अरे यार मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, हमारे पास लोग आते हैं, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, अच्छा है, हाँ मुझे याद आ गया। तो सरकार आपको अच्छे से याद दिला देगी। बिल्कुल। तो ये आप इंटरेस्ट जो भी आपको रिसीव हुआ है आपके डिपॉजिट्स पर या फिर डिविडेंड की जो आय हो रही है, उससे जुड़ी ये जानकारी आपके लिए।
सुधीर जी, कुछ दिन पहले सरकार ने एआईएस की घोषणा की थी, एनुअल इनकम स्टेटमेंट की, और जिसके जरिए अब सरकार की इनकम टैक्स विभाग की पूरी पूरी नज़र है आपके एक्सपेंसेस पर, और आपके आय कितनी हो रही है, हर चीज़ पर अब नज़र है। कॉमन टैक्स पेयर के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो अपने एआईएस को बीच बीच में रिव्यू करते रहे? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट टैक्स विभाग की तरफ से आ चुका है। तो इसके बारे में पहले कुछ बताइए, और ये क्यों ज़रूरी है कि टैक्स पेयर बीच बीच में उसको रिव्यू करते रहे और इसको भी अपने रेजोल्यूशन में शामिल कर ले, इसका रिव्यू करना। देखिए, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन्होंने जो बनाया है, इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे पहले 26 था, उसमें होता था टीडीएस की या टीसीएस की ट्रांजैक्शन, जहां जहां आपका टीडीएस कोई काट रहा था वो आपका रिपोर्ट कर रहा था डिपार्टमेंट को, और वो रिफ्लेक्ट करता था फॉर्म 26 में। उसमें सिर्फ टैक्स की डिपॉजिट की आती थी कि आपके पैन पे कितना टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ पर, और वही आपको बेनिफिट मिलता था। इनकम की नहीं आती थी। एआईएस में आपकी सैलरी की इनकम हो, रेंटल इनकम हो, आपका इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम भी हर बैंक का, सेविंग का, सब कुछ आता है। पहले लोगों को ये भी लगता था कि नहीं है, हमें रिपोर्ट ही नहीं करना। तो ऐसे ही लोगों की डबल जो जॉब चेंज करते थे, 2 फॉर्म 16 होते थे, वो एक सोचते थे दिखाना है, दूसरा तो एम्प्लॉयर ने देख लिया होगा। तो अब वो सब जो हमारे दिमाग में था कि भाई ये सरकार नहीं देख रही है, वो पहले से ही आप देखेंगे। अगर जब भी वेरीफाई करें, मैं तो सलाह देता हूं लोगों को कि मंथली बेसिस पे ना सही, क्वार्टरली बेसिस पे तो एक बार वेरीफाई करो कि आपके एएस में क्या दिख रहा है। अगर वो सही नहीं है, मान लो आपके उसमें, हो सकता है सरकार भी कहीं कहीं से डाटा फेच कर रही है या लोग उनको दे रहे हैं, अभी भी उसमें कोई गलती रह गई है, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि मेरा नहीं है। नहीं, सरकार आपको नोटिस भेजेगी और उससे टैक्स वसूली के लिए आपको पूछेगी। तो उसमें सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस भी आने वाले हैं। अभी उसमें गोल्ड खरीदने का पता लगता है, अभी घर खरीदने का पता लगेगा, आपका जो भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में आपने कुछ किया है, वहां रिफ्लेक्ट करेगा। और उसका पर्पज ये है कि जहां जहां टैक्स लगेगा वहां वहां सरकार आपसे वसूलेगी। अच्छा, ये जो आपने टीडीएस की बात की, टीसीएस की बात की, टीडीएस जो डिडक्ट होता है और जो भी टीसीएस हम पे करते हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कहाँ पर चेक करना चाहिए? ये तो जैसे पहले 26 एएस जो हम कहते हैं, 26 फॉर्म है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही आपके अकाउंट में आपका 26 एएस वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। जैसे आपका एम्प्लॉयर है या आपका बैंक है या आपका कोई ब्रोकर है, जो भी टीडीएस काट रहा है उसको वहां पर मंथली बेसिस पे, और मैं फिर कह रहा हूँ क्वार्टरली पे आप अपना, अभी आज की डेट में क्वार्टरली इसको भी चेक करिए कि मेरा जो टीडीएस कटा है वो एक्चुअली मुझे मिला भी है कि नहीं मिला है। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके टीडीएस जो 26 में है वही आपको सरकार देगी। अगर एआईएस में दिखा रहा है 100 और 26 में 75, तो आपको 75 का ही बेनिफिट मिलेगा। एआईएस इज एन इंफॉर्मेशन, 26 में यानी कि जो एक्चुअल है वो मान रहे हैं। तो अगर आपका एआईएस और 26 में भी डिफरेंस है, तो भी आप अपना चेक करके कि भाई एआईएस में मान लो ठीक आ रहा है, जबकि 26 में कम है, तो आपको फौरन अपने जिसने काटा था टीडीएस उसको लेटर लिखना है, उसको कॉल करना है कि सर मेरा तो टीडीएस दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको टीडीएस का बेनिफिट या टीसीएस का मिलेगा कैसे, 26 में जो दिख रहा है। तो इसलिए उसको देखना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो रियल पैसा जो आपको कलेक्ट करना है सरकार से या रिफंड लेना है, वो 26 के हिसाब से मिलेगा। वो चाहे आपका एआईएस में दिखा रहा हो, अगर वो 26 में नहीं दिख रहा तो नहीं मिलेगा। अभी का लॉ यही है। बिल्कुल। सुधीर जी, जाते जाते एक और सवाल होगा। काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स की फॉरेन एसेट्स भी होती है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ अर्निंग उनको हो रही होगी। इस सेगमेंट को लेकर, इस एसेट्स को लेकर किस तरह के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए? इसे हम जो तकनीकी भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में, फॉरेन एसेट्स को ही समझना एक अपने आप में काम है। जैसे कि मैं कभी बाहर गया और मेरा सिर्फ खाता ही खुला है, एक बैंक अकाउंट है, वो फॉरेन एसेट है। तो अगर वो मेरा आज है, या मैंने कहीं पे साइनिंग अथॉरिटी ली थी, मैं वहां जाकर के किसी ऑफिस में या किसी इसमें कंपनी में या किसी फर्म में या अपनी कोई फैमिली बिजनेस में आउट ऑफ इंडिया, वहां पर साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी मेरा फॉरेन एसेट है। उसके अलावा प्रॉपर्टी है, अगर मेरी कोई शेयर्स हैं फॉरेन कंपनी के, जो कि मान लो एमएनसी में आप काम करते हो, आपके पास ई सॉप्स हैं या आरएसयूज हैं, तो ऐसे में आप फॉरेन एसेट होल्ड करते हो। एक तो ये फॉरेन एसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरा बैंक खाता हो, प्रॉपर्टी हो, वहां पर कोई शेयर हो, या मैं कोई साइनिंग अथॉरिटी रखता हूं। जब मेरे पास फॉरेन एसेट है, तो इसमें दूसरी जो वार्निंग है ये है कि आपको अगर इनकम टैक्सेबल भी नहीं है, मान लो 2.5 लाख भी नहीं है मेरी पूरे साल में,
तो भी मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और वो फॉरेन एसेट डिक्लेयर करनी है। जब मैं फॉरेन एसेट डिक्लेयर करूंगा उसके लिए एक अलग से शेड्यूल है। और इसमें अगर मेरी कोई फॉरेन इनकम थोड़ी सी भी है, कई बार डिविडेंड इनकम है, वहां पे शेयर्स हैं उसकी डिविडेंड इनकम है, या कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई रेंटल है, या मेरी कहीं काम करता था उसकी पेंशन आती है बाहर से, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो सब टैक्सेबल है यहाँ पर इंडिया में। तो आपको वो इनकम डिक्लेयर करनी है, और ये रेजिडेंट के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं हिंदुस्तान में आ गया हूं, यहाँ रहता हूं, अब रेजिडेंट हो गया हूं, तो रेजिडेंट को अपनी फॉरेन एसेट डिक्लेयर करनी है, चाहे मेरी इनकम कम हो। आज जैसे मैं 60-70 साल के बाद आकर के इंडिया में रहना चाहता हूं, तो ऐसे में कुछ लोग भूल गए कि भाई मेरी वहां की इनकम है, यहाँ डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, मेरी यहाँ कोई इनकम ही नहीं है, लेकिन वो फॉरेन एसेट आप होल्ड करते हो, इसलिए आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। दूसरा इसमें एक और बात है, 16 साल तक सरकार 16 साल, पिछले 16 साल का हिसाब मांग सकती है। एक ब्लैक मनी एक्ट आया था 2015 में, जब ये नोटबंदी की बात आई थी, तब ये कहा गया था कि क्योंकि फॉरेन एसेट, जहां बाहर से पैसा हमें निकालना है, उसके लिए इनकम टैक्स की लिमिट 3 साल या 5 साल नहीं रखेंगे हम, उसके लिए 16 साल तक हम पीछे जा सकते हैं। अगर हमें कोई भी लगा कि आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, तो हम उतने सालों की चेकिंग करेंगे और आपसे वसूली करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी कोई फॉरेन एसेट अब भी रह गई है, बीच में वीडीआईएस भी आई थी इसको डिक्लेयर करने के लिए, अगर रह गई है तो प्लीज अब से डिक्लेयर कर दो। छोटी सी भी इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वो जरूर डिक्लेयर करें। कई बार लोग एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे इनकम नहीं डिक्लेयर कर रहे, वो भी नोटिस आ रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आज कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। कुछ 8 रेजोल्यूशन हमने आपके लिए बनाए आज के लिए, अलग अलग टॉपिक पर, जिनको कि आपको बीच बीच में रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी की डेडलाइन आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एआईएस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी सुधीर जी ने की कि भले ही मंथली नहीं, फिर भी क्वार्टरली आप उसको देखते ज़रूर रहिए, क्योंकि आपके न सिर्फ इनकम पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र है, बल्कि आपके खर्चों पर भी नज़र है। तो अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी है तो उसको आप इनकम टैक्स के नोटिस में इनकम टैक्स विभाग के नोटिस में लाना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। और कुछ और भी यहाँ पर हमने जानकारी दी जिसको कि आपको चेक ज़रूर करते रहना चाहिए। और 31 मार्च ये डेट मत भूलिए, ये डेडलाइन है आखिरी आपके आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की। तो अभी जाइए, सारे रेजोल्यूशन को आप उसकी चेकलिस्ट बनाइए, उसको एक एक करके पूरा करिए, अभी भी हाथ से समय निकला नहीं है। चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।